समय हूँ। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में था, इस युग में हूँ और आने वाले सभी युगों में रहूँगा। अनंत काल से पृथ्वी पर राज करने की लड़ाई जारी है। लाखों वर्ष पहले संसार में डायनासोर्स जैसे अद्भुत जीवों का राज था, पर काल चक्र के साथ वो न चल पाए और आखिर उनका अंत हुआ। लेकिन उस जीत को कायम रखने के लिए वो मेरे साथ बदले नहीं, और जो समय के साथ बदलते नहीं, समय उन्हें बदल देता है। और आज एक बार फिर समय बदल रहा है। ये बताने से पहले कि आने वाला कल कितना सुनहरा होगा, मैं आपसे 3 जरूरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। 1, क्या आप इस करवट लेते युग के साथ खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं? 2, क्या आप हमेशा शिखर पर रहना चाहते हैं? और 3, क्या आप समय के साथ बदलने को तैयार हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो जान लीजिए कि कल की सफलता, आज की जीत और आने वाले कल की कामयाबी के पीछे बस एक ही रणनीति है, वो है परिवर्तन। पहले सोचूं में और फिर अमल में। अगर आप मेरे साथ हैं तो यूं समझे, वक्त आपके साथ है, फिर कल, आज और कल बस आप ही होंगे सफल। साल 1999 होने को आ रहा था। देश हाल ही में कारगिल युद्ध के फायदे और नुकसानों से जूझ रहा था, और इस कश्मकश में दूसरी ओर पूरे देश में नशा अपनी जड़ें फैला रहा था। अब नशा शहरों से गांव की ओर आगे बढ़ चला था। ऐसे हालातों में शफा का गठन एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में हुआ। शुरुआती दौर से ही शफा ने इस समस्या को सुधारने और ठीक करने में अपना योगदान दिया। संस्थापकों के पास इस विषय में 8 साल का अनुभव था, जो उन्हें इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने में मददगार साबित हुआ। लेकिन उस वक्त एक बहुत ही जरूरी सवाल सामने आया, एक और सेंटर क्यों, जबकि देश में हजारों सेंटर्स काम कर रहे थे, लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के। इन हजारों सेंटर्स को मिलाकर भी रिकवरी रेट 10% से नीचे था। बहुत सोच विचार और विचार विमर्श करने के बाद हमें यह समझ में आया कि उस वक्त लोगों के पास समस्या की सच्चाई को समझने की काबिलियत नहीं थी। हालात ये थे कि अब लोग किताबों में ये लिखने लगे थे कि वंस एन एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। अब ये समझ आ रहा था कि व्यू ऑफ डिसऑर्डर वाज रॉन्ग। उस समय इस समस्या को मेडिकल रोग की तरह देखा जा रहा था, जो केवल दवाइयों पर निर्भर थी। पिछले 8 सालों के अनुभव से हमें यह समझ आया कि एडिक्शन की बीमारी केवल एक मेडिकल रोग नहीं है। मेडिकल रोग तो बस इस बड़ी बीमारी का एक छोटा सा अंश है। ये बीमारी हर नशा करने वाले व्यक्ति के हर पहलू पर अपना असर डालती है, और इस बीमारी के चलते इंसान के बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स तहस महस हो जाते हैं। बायोलॉजिकल सेल्फ यानी शारीरिक समस्याएं जैसे कि लिवर डैमेज, विड्रॉल सिम्टम्स एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल सेल्फ मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या गिल्ट। सोशल सेल्फ सामाजिक जीवन, रिश्तों की कमी या आइसोलेशन। स्पिरिचुअल सेल्फ हमारे लिए स्पिरिचुअल नीड का मतलब है वो एक अच्छा इंसान कैसे बनेगा, जैसे कि एक अच्छा पिता, बेटा, बेटी और ओवरऑल एक अच्छा इंसान। तो हमने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि जहां उसकी मेडिकल नीड्स हैं, वहां उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स भी हैं। वो अपने साइकोलॉजिकल लेवल, अपनी फीलिंग्स और अपनी मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है। उसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जिंदगी में कोई एम नहीं है, वो सिर्फ समाज का इस्तेमाल करता है। वो कैसे समझे कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है? उस पर इस बात पर काम करवाना जरूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट जहां पर खत्म हो जाता है, वहां से हम टेक ओवर करते हैं। पेशेंट की साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद बाकी 3 पहलुओं पर भी काम करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना कोई भी इलाज अधूरा है। समस्या को समझने के बाद हमने एडिक्ट को समझा
और एडिक्शन को समझा। सालों के अध्ययन करने के बाद हमें यह समझ आया कि वास्तविक में एक एडिक्ट एक बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान होता है जो अपनी कोई भी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करना चाहता। वो अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए खुद को अकाउंटेबल नहीं ठहराता और वो झूठा है, बहाने बनाता है, वो चोरियां करता है, मैनिपुलेशन कर करके अपना एक एक पल काटता है, अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। वो लोगों के इमोशंस के साथ खेलता है, सिंपैथी कार्ड खेलकर अपने जाल में फंसाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर वो जीरो है। अपनी ही नज़रों में उसकी कोई इज्जत नहीं है, ना ही वो दूसरों पर भरोसा करता है। अगर उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल करना है तो इन सब चीज़ों की वैल्यू करनी पड़ेगी। उसको ये समझना पड़ेगा कि जब तक मेरी जिंदगी में एथिक्स और वैल्यूज़ नहीं आएंगी वो एडिक्शन से दूर नहीं हो पाएगा। उसे ये सब बदलाव करके अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ये सब सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट के थ्रू होता है। सिर्फ दवाई से एडिक्शन का इलाज नहीं होता। उस व्यक्ति की जिंदगी में जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सुधारना होगा। अगर उसका सेल्फ एस्टीम नहीं है तो वो कभी रिकवरी में नहीं रह पाएगा। उसे सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली वैल्यूज़ में बैलेंस बनाना होगा। और इन सब बातों को ठीक करने के लिए कोई भी दवाई नहीं बनी है। नशे से दूर रहने के लिए आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइफस्टाइल और जैसे आप जिंदगी जी रहे हो उसमें चेंज आना ज़रूरी है। एक एडिक्ट को लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, विश्वास कमाने पर जोर देना पड़ेगा और वक्त की कीमत समझनी पड़ेगी। 30 से 35 साल के लड़के जिनके पास कोई स्किल नहीं है, जो पैसे कमाने की कला नहीं जानते, सिर्फ सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, करियर गोल्स और ओरिएंटेशन नहीं है। रिकवरी में रहने के लिए आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। ट्रस्ट दवाइयों से नहीं मिलता। आप जिंदगी में छोटी छोटी बातों से सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव कमाते हो। आप साफ रहते हो तो अपने आप से प्यार हो जाता है। कितने लोगों की बीवियां हमें कहती हैं कि उन्हें आई लव यू बोले हुए 20 साल हो गए, उन्होंने कभी प्यार का इजहार ही नहीं किया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जो आदमी खुद से प्यार नहीं करता वो आपसे या बच्चों से क्या प्यार करेगा, अपने काम से या अपने घर से क्या प्यार करेगा। जब ये सब बातें समझ में आई तो हमने एक मॉड्यूल का इजाद किया, WPR यानी होल पर्सन रिकवरी। हमें एक डायरेक्शन मिल गई थी। हमें उस पूरे इंसान पर काम करना है, उसकी लाइफ स्किल्स को ट्रेन करना है, जहां वो कॉन्फिडेंस गैदर करे, जहां उसे बात करने के लिए नशे की जरूरत ना पड़े, उसके अंदर हिम्मत हो बात करने की, सही और गलत डिसीजन लेने की, अपने संबंधों को पुनर्स्थापित करने की समझ हो। जब वो सुबह काम करने के लिए उठता है तो उसे उस काम से जीवन में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ प्राइड आती है। अब उसे अपने वैल्यू और सेल्फ वर्थ का एहसास होने लगता है। उसे ये स्किल सीखने होंगे कि वो अपने दिल की बातों को नशे के बिना कैसे एक्सप्रेस करे और साथ में ही सामने वाले की बातों को भी सुनने की क्षमता रखे। माय वे और नो वे नहीं चलता है। उसे अब काम करना होगा, तभी तो वो आत्मसम्मान और सेल्फ वर्थ जैसी चीजों को प्राप्त करेगा। उसे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को बनाने में, इन्वेस्ट करने का और संभालने की कला सीखनी होगी। जीवन में जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, एटलीस्ट ब्रेक लगाना सीखना होगा और स्टॉप करना सीखना होगा। भगवान पर ट्रस्ट और सरेंडर करके वो इन सब को महसूस करता है और इनको अपने जीवन का हिस्सा बनाता है। हमने ट्रीटमेंट के वर्तमान लड़कों से WPR के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने शब्दों में ये कहा, क्रोध प्रबंधन कार्यशालाएं विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो उच्च तनाव स्तर, आक्रामकता, मूड असंतुलन और खराब क्रोध प्रबंधन से पीड़ित हैं। शारीरिक गतिविधि आधारित थेरेपी, इसमें प्रतिभागियों को अपने शरीर और भावनाओं से जुड़ने में मदद करने के लिए शारीरिक गतिविधि और मूवमेंट का उपयोग किया जाता है। चिंता प्रबंधन, तनाव राहत, हम व्यक्तियों को चिंता,
और तनाव प्रबंधन से निपटने के लिए कार्यशैलियां प्रदान करते हैं। एक्सप्रेसिव बेस थेरेपी, इसमें प्रतिभागियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कला, लेखन और नाटक जैसे रचनात्मक माध्यमों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संगीत आधारित थेरेपी, इसमें संगीत का उपयोग विश्राम, भावनात्मक और मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। What makes us different? योगा हमारे देश का एक इंडिजिनस हिस्सा है। शफा ने सबसे पहले ट्रीटमेंट में इसे इंक्लूड किया। योगा लोग करते तो थे, लेकिन तब वो ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं था। योगा से विड्रॉल मैनेजमेंट में और मेडिटेशन से जो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। हमने एडिक्ट को आइसोलेशन में नहीं ट्रीट किया। जितने भी व्यवहार नशा करने से खराब हुए थे, हमने उन्हें ठीक करना जरूरी समझा। नशा करने से सबसे ज्यादा आहत उस आदमी के बाद उसका परिवार होता है, इसलिए ट्रीटमेंट के दौरान उनका ठीक होना भी जरूरी है। कोडिपेंडेंसी, इमोशनल ब्लैकमेल को काउंसलिंग मीटिंग्स में समझाया जाता है और उस पर काम किया जाता है। शफा देश की पहली ऐसी संस्था है जहां परिवार के सपोर्ट के बिना इलाज अधूरा है। ट्रीटमेंट में हमने नशे के अलावा एडिक्ट के जिंदगी जीने के तरीके को सुधारने पर काम किया। ये भी इस देश में सिर्फ शफा में होता है, जहां उसके जिंदगी जीने के तरीके को सुधारने पर जोर दिया जाता है। एक और खास बात है, शफा में एडिक्ट्स की दबी हुई स्किल्स को पहचानने में मदद की जाती है। उसको आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज ये स्क्रिप्ट भी ऐसे ही एक शफा के रेजिडेंट ने लिखी है और वॉइस ओवर भी ऐसे ही किसी की क्रिएटिविटी का परिणाम है। इसी तरह यहाँ के सारे क्रिएटिव काम, डेकोरेशन, बैकड्रॉप, स्टेज सिंगिंग, यहाँ तक कि खाना बनाना यहाँ के निवासी ही करते हैं। पहली दफा दवाइयों से उठकर इलाज का फोकस लाइफस्टाइल ऑफ एन एडिक्ट पर किया गया। ये बात कैसे करता है, गुस्सा कैसे करता है, गाली गलोच कैसे करता है। जहां एक तरफ देश का रिकवरी रेट 15 से 20% और अंतरराष्ट्रीय रेट 50 से 60% है, वहीं शफा का रिकवरी रेट 75% से अधिक है। यहाँ पर यह लिखना अनिवार्य है कि ये रेट उन लोगों का है जो इलाज पूरा करते हैं और WPR पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन 25 सालों में शफा ने क्या अचीव किया। आज से 29 साल पहले जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस फील्ड की गाइडलाइंस फॉर्म कर रही थी, तो श्री रंजन धर जी ने रोल ओवर रिकवरिंग एडिक्ट इन ट्रीटमेंट की बहुत जोर और शोर से एडवोकेसी की। जब वो गाइडलाइंस बनी तो पहली बार एक रिकवरिंग एडिक्ट को फिजिशियंस, साइकाइट्रिक डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स के बराबर मान्यता दिलाई गई और उनको पीयर सपोर्ट काउंसलर्स का नाम दिया गया। इसी तरह से जब देश में हर राज्य की स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी SMHA बनाई जा रही थी, तो कोई भी गाइडलाइन मौजूद नहीं थी। उस वक्त शफा ने 100 पेजों की एक गाइडलाइंस की डॉक्यूमेंट उनको रेफरेंस के लिए दी। अलग अलग स्टेटों ने इसका इस्तेमाल किया और अपनी गाइडलाइंस में हमारी रिकमेंडेशंस को यूज किया। दिल्ली हाई कोर्ट और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में शफा ने अपने ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स को रखा। हमने पूरी हिम्मत से इस मॉड्यूल की एडवोकेसी की और ये बताने की कोशिश की कि सफल ट्रीटमेंट दवाइयों से संभव नहीं है। जहां पर दवाइयों का रोल खत्म होता है, वहीं से WPR के द्वारा उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम शुरू होता है। शफा ने अपने ट्रीटमेंट मॉड्यूल को देश विदेश में अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से अपने पेपर को प्रेजेंट किया और विभिन्न जर्नल्स में प्रकाशित किया। विदेशों में बहुत जगह हमारे इस WPR मॉडल को सराहा गया और इसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया गया। दिल्ली में हमने विभिन्न संस्थाओं के लोगों को इस मॉड्यूल में ट्रेन किया, जैसे कि दिल्ली पुलिस, एम्स के डॉक्टर्स, जेल ऑफिशियल्स और विभिन्न हॉस्पिटल्स की नर्सेस को भी ट्रेन किया गया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिटीज और एशियन फेडरेशन ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिटीज में शफा इस देश की एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मेंबरशिप दी गई है।
AFTC में तो शफा कई सालों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पोस्ट पे निर्धारित है। शफा ने ट्रीटमेंट को एक नया आयाम दिया। ट्रीटमेंट दवाइयों से बहुत आगे बढ़ चुका है। आज लोग शफा को देश की सबसे अच्छी, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। लोग अब शफा को नशा मुक्ति केंद्र के नाम से नहीं जानते, वो शफा को होम अवे फ्रॉम होम है। भाई मेरे लिए तो घर है। आर्मी का बूट कैंप है। भाई बिग बॉस का हाउस है। ये है पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर। बिहेवियर करेक्शन सेंटर है।